नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन खान एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाज़िर हूँ कुछ इश्यूज़ को लेके आपको जगाने के लिए। जो आप कुंभकर्णी नींद में हैं, अब इससे आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो कुछ हो रहा है इस देश में, वो आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आ रहा है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये 6 महीने का जो कोरोना का एक दहशत लोगों के मन में भरकर धारा 144 लगाकर लोगों को घरों में बंद किया गया। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभी भी एक साथ बहुत से लोग एक जगह पे नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। ये समय की मांग है, इसलिए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके आड़ में जो खेल खेला जा रहा है उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ हुई है इस बीच में, वो ये हुई है कि सरकार ने कदम उठाया है जिसमें कि 50 साल उम्र की जितने भी कर्मचारी हैं उनको सेवानिवृत्त करने की बात हो रही है। यानी कि अगर आप 50 साल के हो गए हैं और आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको अब सेवानिवृत्त होकर अपने घर रहना होगा। जहाँ पर एक तरफ नौकरियों की बात हो रही है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे वक्त में ये चीज़ समझ के परे है। 50 साल की उम्र में निवृत्ति देने की कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसका स्पष्टीकरण भी सरकार नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ लोग भी अभी सोए हुए हैं, वो ये जानना भी नहीं चाह रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो आज 2-3 दिन से चल रहा है, साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान के 4 स्तंभ हैं, उनमें जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इसमें इलेक्टेड और सेलेक्टेड लोग जाते हैं जो कि हमारी सेवक होते हैं, जो कि लोगों को सारी व्यवस्था करना, उनका क्रियान्वयन करना, यही काम होता है। विधायिका अपना काम करती है जो कि इलेक्टेड होती है, जिसे हम वोट देकर उनको चुनकर अपनी समस्याओं के बारे में, अपने देश के बारे में वो सब जानते हैं। उस हिसाब से हमारी मांगों के हिसाब से वो काम करते हैं, और जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका को वो उसी तरीके से चलने देते हैं, और कार्यपालिका के लोग सेलेक्टेड होते हैं। आपको पता है, एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, उसके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। जो टॉप मोस्ट अच्छे लोग होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनके अंदर वो क्षमता देखी जाती है। कई स्तर के जो है एग्जामिनेशंस होते हैं यूपीएससी में, प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह होता है, और एक बहुत ही रिफ़ाइन करते हुए 600, 500, 700, 800 लोगों का सिलेक्शन होता है, और वो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। और तीसरा होता है नॉमिनेशन। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्टेड, सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा में देखा होगा, मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं अलग अलग फील्ड से। उसी तरीके से नगर निगम जो अपने ज़िले में होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं। तो खैर, ये 3 व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं। लेकिन जो एक नई चीज़ अभी इस गवर्नमेंट ने शुरू करने का प्रयास किया है, अभी ये सुनने में आ रहा है करीब 9 IAS अधिकारियों को नॉमिनेट किया गया है। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि जो प्रशासनिक सेवा का जो सचिव स्तर के जितने भी पोस्ट होते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार खुद जिसको चाह रही है सेलेक्ट, उसको अपने हिसाब से नॉमिनेट कर रही है एज एन IAS ऑफिसर। मतलब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। अगर समझा जाए तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में मतलब आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो क्वालिफाइड है नहीं है, उस कुर्सी के लायक है नहीं है, ये तय सरकार करेगी। पहले एक प्रक्रिया होती थी जिसमें 2-3 स्तर के एग्ज़ामिनेशन होते थे, उसका इंटरव्यू होता था, उसकी सारी एलिजिबिलिटी को नापा जाता था। एक मापदंड होता है, उसके तहत उनको IAS में चयनित करके फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। लेकिन अब ये हो रहा है, जो कि अभी शुरुआत हुई है, खबर आई है कि 9 लोगों को IAS नॉमिनेट किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, जिसमें कि एक मनोज वाजपेयी के छोटे भाई हैं, जो हमारे कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, मनोज वाजपेयी, उनके छोटे भाई का भी नाम शायद आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आज पेपर में भी ये चीज़ें निकली हुई हैं। तो मैं बस इशारा करना चाहता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि कुल मिला के हम
हमारी व्यवस्था को ऐसा बनाया जा रहा है कि हम पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड रहें। जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा, जैसा वो चाहेगी हमें करना पड़ेगा। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत ही गलत होता चला जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, विगत यूपी की बात करें तो हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। और अगर विपक्ष के लोग ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करते हैं, जैसे संजय सिंह हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिर ये प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं, ये भी शायद वो जो अभी विधायक की हत्या हुई थी उनके यहाँ जाना चाहते थे सांत्वना देने, लेकिन उनको रोक लिया गया। ये बात समझ के बाहर होती जा रही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं इन सब चीज़ों में? अगर वो आदमी जो मिलने जा रहा है उसके साथ कोई दिक्कत है, उसकी कोई पृष्ठभूमि ऐसी है कि भाई उसकी वजह से कोई शांति व्यवस्था भंग होगी, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बहुत गलत बात है दोस्तों। इस पे ही मैं आप लोगों को जगाना चाह रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। जो वक्त के हालात हैं, जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं, मैं आपके सामने आता हूँ, उनको पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप खुद उसका आकलन करें, देखें क्या सच है क्या गलत है। मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप उसको मानें, उसको देखें, समझें, उसका आकलन करें। और चूँकि ये मामला देश का है, देश हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, उनको करने दीजिए, वो धर्म की कर रहे हैं और आदमी अब समझने लगा है। अब जैसा कि अभी 5 तारीख को हुआ है, बेरोज़गारों ने ऐसी थालियां बजाई हैं कि थालियों का शेप बिगड़ गया है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं थालियां। लेकिन फिर वही हमारा जो चौथा स्तंभ है, उसने इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है ये लोग। क्या हुआ इस देश को ऐसे ही अगर चलता रहेगा? सोचिए भाइयों, ये जागने का वक्त है, समझने का वक्त है। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथों से निकल जाए, हमें जगना होगा और इस पर विचार करना होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब समय निकल जाता है तो हम सिर्फ पछताते हैं, और पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि तब तक इतना बड़ा लॉस हो चुका होता है कि उसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है। और इस देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर पब्लिक की चुनी हुई, आम लोगों की चुनी हुई सरकार है, और आम लोगों की बातों को सुना जाता रहा है, पास्ट में भी सुना जाता रहा है। और हर सरकार में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, लेकिन जो विगत 2014 के बाद से जब से ये सरकार आई है, कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो वाकई आने वाले वक्त के लिए भी बुरे हैं, और जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं अब खतरे में दिख रही है। तो आप लोग जागिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।